से रिलेटेड चीजें देख रहे थे, उसी से संबंधित बात है। हम लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा था, सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती बेचती, और उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने बेचने का तरीका उनका यही है कि जब मान लीजिए अगर महंगाई है तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी लोगों को, है ना, और अगर मंदी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी वापस। ऐसा पढ़ा था कल। इस समय महंगाई है, मंदी है। हाँ भाई, एक हम शेड्यूल चेंज कर रहे हैं कि एक दिन एक लेक्चर में जो तुम पढ़ते हो ना, तो तुम्हें पढ़ना होगा। तो आप लोग नाम देंगे अपने कि अब मैं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ दिन नहीं बैठा करूँगा, एक फैकल्टी भी हमारी बैठा करेगी, ठीक। तो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट जो है जो बच्चे पढ़ाना चाहें, क्योंकि उससे आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि मैंने देखा हमारी जो फैकल्टी है जो हमारा इंटरव्यू रह जाती थी, वो पढ़ाने के बाद सारे सेलेक्ट हो गए। तो ये चाहते हैं कि अगर आप रेडी की तैयारी कर रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ठीक है। मैं भूल गया था, एक बिंदु बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हम एक दिन रखा करेंगे और आपको पहले से प्रिपेयर कर दिया करेंगे कि आज ये बच्चे पढ़ाएंगे, 20-30 मिनट का टारगेट दिया करेंगे आप लोगों को, 20 मिनट्स का, ठीक है। तो पहले तो वो बच्चे आगे जो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर मुझे ले आएंगे जो पिछली बैच वाले हैं, पिछली बैच का मतलब जो खुद अपने आप नहीं आ रहा है, वो सोच रही है कि मुझे कह रहा हूँ मुझे तो अच्छा है, मुझे लगता है सही कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों सर? तो एक फैकल्टी रहेगी हमारी और मैं पहले जाऊंगा, ठीक। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे खाने के साल भर तक के लिए, तो ये इसमें जो है मेरे व्हाट्सएप है, आप अपना नाम, यूपीएससी नंबर और अपना किस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, ये मैं आपको पर्टिकुलर फोन करके आपको बता दूंगा कि आपको कब प्रिपेयर होगा, ठीक। और एक उद्देश्य सभी का रहना चाहिए, जो बच्चा यहाँ आ रहा है उसका मनोबल नहीं तोड़ना है कि हम एक इंटर कॉम्पिटिशन रखना चाह रहे हैं, इस कॉम्पिटिशन का आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, और पता चला तो मुझे ऐसे क्वेश्चन तैयार करना आ गए कि उसे आपकी वजह डाउन में ले जाओ पहले दिन। मतलब सबको सपोर्ट करना है क्योंकि आपको ये दिलाना है ना। तो एक लेक्चर में हम ये एक्टिविटी शुरू करेंगे, वीक में 1 डे 1 लेक्चर है। उसमें कोशिश ये है कि मैं रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो आज नेक्स्ट वीक के लिए अपना जो नाम है वो आप दे देंगे, फिर मैं अपने हिसाब से उसे रोस्टर वाइज सिस्टमेटिक बना दूंगा, क्योंकि 4 बच्चों को भी साथ पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप नहीं होगी, है ना, ये नहीं है ना कि अक्सर प्री निकाल दूं, आपके साथ मेंस फिर इंटरव्यू कर दिया, प्रीलिम्स भी सीधा निकालना है, मेंस भी सीधा निकालना है और सिलेक्शन भी सीधा निकालना है। इस अचीवमेंट के साथ चलेंगे, इस जो टारगेट के साथ चलेंगे, ठीक है। जितने बच्चे इंटरेस्टेड सीखना है, जो पढ़ाना चाहेंगे इंटरेस्ट करो, ऐसे अरे या तो ऐसे या नीचे चलिए। अगर इतने बच्चे पढ़ाना चाह रहे हैं तो और ऐसे ना चलिए, सही है ना सर, इन्हें परफेक्ट कर दो। आप लोग एक्सप्रेस भी करना सीख जाओगे चीजों को। हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच के लिक्विडिटी को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं,
मार्केट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये दो लेवल पर सिक्योरिटीज। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब इस समय महंगाई है, सबसे सही तरीका क्या हो सकता है महंगाई को नियंत्रित करने का? आरबीआई क्या करे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर दे लोगों को, ये करे ना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब आरबीआई बेचेगा तो इंटरेस्ट रेट कम रखेगा या ज्यादा रखेगा? सोच के बताओ। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप लोगों को बेचे महंगाई की सिचुएशन में, तो वो कम रखेगा इंटरेस्ट रेट को, उसको कहते हैं यील्ड। यील्ड माने जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो सामान्य तौर पर इंटरेस्ट रेट हुई जो आपको मिलेगा, तो उसे आरबीआई कम रखेगा या ज्यादा रखेगा? ज्यादा रखेगा, क्योंकि जितना ज्यादा रखेगा उतना आपको फायदा है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो आपको उसके 120 मिल सकते हैं। इसको कहते हैं यील्ड बढ़ जाना, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाना या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बढ़ जाना। यील्ड माने उत्पादन का, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आपको 100 में एक जगह 110 मिल रहे हैं और एक जगह 100 में 120 मिल रहे हैं, तो जहां 100 में 120 मिल रहे हैं जिन बॉन्ड में, उनकी बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई होगी, है ना, क्योंकि ज्यादा मिल रहा है कम में, या उतने में ही ज्यादा मिल रहा है दूसरों से। देखो आज के न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात की गई है और हेडिंग है इसमें आरबीआई मूव टू सट आउट लिक्विडिटी गेज। आरबीआई ने अपना कार्य किया है, जो लिक्विडिटी है, तरलता है या मनी है, उसको शट आउट करने। क्या किया है उन्होंने? यील्ड्स स्पाइक टू अ न्यू हाई, जो यील्ड है उसको बढ़ा दिया है एक नई ऊंचाइयों पर। क्या इंटरेस्ट रेट किया है उसका? 7.19%। 100 रुपए पे आपको 7.19% ब्याज और मिलेगा। गवर्नमेंट यील्ड बढ़ गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बढ़ गई, तो अगर जब सिक्योरिटी आपको बेची जाएगी आप खूब दबा के खरीदोगे, महंगाई नियंत्रित हो जाएगी नहीं, क्योंकि मनी जो है वो आपसे सरकार के पास पहुंचना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई है? तो इसका मतलब ये हुआ, अब वो ना क्या करेगा, वो एग्जाम में जैसे उसने पिछली बार पूछा था कि अगर महंगाई है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, है ना, क्योंकि जब तक वो बढ़ेगी नहीं तब तक आप खरीदोगे क्यों उसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा क्यों निवेश करोगे? तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मंदी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड कम होगी, है ना, और अगर महंगाई है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई? किसको नहीं आई? नहीं है। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मान लीजिए सरकार को मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करना है, तो वो क्या करे? वो सरकारी प्रतिभूतियों को लोगों को बेचे, लोग उसमें पैसा निवेश करेंगे। जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उसपे एक इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग यील्ड कहते हैं। उसकी यील्ड माने उत्पादकता। जैसे मान लीजिए 7% है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए अगर आप निवेश करोगे तो आपको 7 रुपए सरकार ब्याज के रूप में देगी। क्लियर है? मान लीजिए सरकार को महंगाई की स्थिति है, सरकार को बहुत तेजी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है मार्केट से, तो गवर्नमेंट यील्ड को वो ज्यादा करे या कम करे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए या घटाए? बढ़ाए यील्ड के ऊपर, 7 से बढ़ा के 10 कर दे, तो आप क्या करोगे? ज्यादा निवेश करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा खरीदोगे। उससे क्या होगा कि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, सरकार के पास पैसा आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो यही कह रहा है कि अगर महंगाई की स्थिति है तो क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड घटेगी या बढ़ेगी? सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। और अगर मंदी की स्थिति है तो कम होगी, है ना। अगर पैसा, परचेजिंग पावर अगर लोगों की कम है, मनी की परचेजिंग पावर अगर ठीक ठाक है, तो वो लोग पैसा क्यों देंगे सरकार को? नहीं देंगे।
सरकार करती क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड में। मान लीजिए मंदी की स्थिति, अब मंदी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तभी तो मंदी है, डिमांड कम होगी, आ रहे ना। तो सरकार क्या करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीद ले। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सरकार वापस खरीदेगी तो पुरानी होगी तो खरीदेगी, नई तो नहीं बेचेगी ना। नई बेचने से क्या होगा, तो उल्टा काम हो जाएगा। जब नई सिक्योरिटी जारी नहीं करेगी तो यील्ड नहीं बढ़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज की यील्ड है वो मंदी के समय में कम होती है और महंगाई के समय में बढ़ती है। इन्होंने ये कहा yields ascribed to a new high on inflation varies, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट रेट है वो एक सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गई है। और क्यों, क्योंकि महंगाई का डर है। इस समय महंगाई लगभग 7% से भी ऊपर है, जो कि 5-7.5% के आसपास है, जबकि 5%, 3.5 से 5 के आसपास होनी चाहिए। और जबकि चूंकि कोरोना पीरियड है तो ये 3.5 से 4% ही होनी चाहिए, लगभग डबल है। एक और बात बताओ, दूसरी और चीज से जुड़ी हुई, अगर किसी देश में महंगाई होगी तो उस देश की मुद्रा कमजोर होगी या मजबूत होगी? कमजोर होगी ना। किसको ये बात समझ में नहीं है? नहीं है, वो है क्या बात है? मंदी के समय में आरबीआई बेचेगा ही नहीं। आरबीआई मंदी के समय में क्या करेगा, वो खरीदेगा वापस। नहीं, कम पैसे में नहीं लेगा, उसके ऊपर तो लिखा हुआ होगा ना, जैसे 7% की इंटरेस्ट डिसाइड हो गई तो जब आपसे ली जाएगी वो वापस, तब आपको इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से पे कर दिया जाएगा, उससे कम पे नहीं होगा। यील्ड इसलिए हो गया, देखो सिक्योरिटी के ऊपर ही लिखा रहता है इतना इंटरेस्ट रेट पे दी जाएगी आपको, ठीक है। मान लीजिए महंगाई है तो इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ा के खरीदेगा, तभी तो आप खरीदोगे, नहीं तो आप क्यों खरीदोगे? और अगर मंदी की स्थिति है तो आरबीआई आपसे क्यों महंगे खरीदे देगा आपको? इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं, मंदी के समय में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं बेची जाती बल्कि खरीदी जाती है वापस, जबकि महंगाई में वो सामान्यतः बेची जाती है। दोनों में अलग अलग बातें हैं। अच्छा, ये किसको समझ में नहीं आया कि अगर महंगाई की स्थिति किसी देश में है तो कमजोर होगी उसकी मुद्रा? बताओ कौन कौन थे, ध्यान रखो। इसको जरा खोल दो वहां से, इसको बनवा दो, थोड़ा खोल दो। देखो हम लोगों ने ये माना ये इंडियन इकोनॉमी है, गोला नहीं बनता, इसको बनाया, ये इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। इसमें 100 रुपए थे और 100 ही डॉलर थे, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या हो गई, 1 रुपए में 1 डॉलर। एक्सचेंज रेट कितनी आई, 1 रुपए में 1 डॉलर। मान लो किसी देश में महंगाई होगी तो वहां पर करेंसी बढ़ जाएगी, आए ना। कितने हो गए, यहां कितने हो गए, कमजोर हो गई नहीं हो गई? पहले तो 1 डॉलर 1 रुपया खरीद रहा था, अब 1 डॉलर 2 रुपए खरीद रहा है, तो रुपया कमजोर हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब अगर किसी देश में महंगाई की स्थिति होगी तो वहां की जो करेंसी है वो कमजोर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्लियर है ये बात? किसको क्लियर नहीं? आप बताओ।
भारत में इस समय महंगाई है, तो भारत का रुपया डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में कमजोर होगा नहीं होगा? इस समय रुपया टूट रहा है, इसीलिए 7 या 78 के आसपास है एक डॉलर में। ये बात हुई क्लियर है? इसी से रिलेटेड है ये सारा टॉपिक। देखो, आपको अखबार पढ़ना जिस दिन आ जाएगा इकोनॉमी वाला पोर्शन, उस दिन मान लेना कि अब कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप इसको जरूर पढ़ा करो। ये इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होगा उसको जरूर पढ़ो। बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा आता है, तो आप इसको पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। और जिस दिन ये पूरा समझ में आने लगेगा उस दिन मान लो सब हो गया, तो दिक्कत अब है नहीं, आप हर चीज समझ सकते हो आप इकोनॉमी से। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। जैसे आज मैं इसे सुबह देख रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया, और इसी से रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछा था 2021 में कि क्या होगा महंगाई में, क्या होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, घटेगी या बढ़ेगी? सीधी सी बात, बढ़ेगी। ठीक है, कल हम लोग बैंकों का विकास देख रहे थे, क्या देखा था? फाइनेंशियल सिस्टम देखा था। उसमें कोई बात किसी को जो समझ में नहीं आई हो, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अगला आप हेडिंग डालना, भारत में बैंकिंग इन इंडिया। हेडिंग डालना आप, भारत में बैंकिंग इन इंडिया। देखो, भारत में बैंकों का विकास, जो आधुनिक बैंक जिन्हें हम लोग कहें वो अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ। उससे पहले बैंकिंग नहीं थी, जनरली बिल सिस्टम था इंडिया में। जो व्यापारी लोग थे या मंदिर थे वही पैसा उधार दिया करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था पूरी तरीके से। आधुनिक बैंकिंग की सबसे पहले शुरुआत हुई नीदरलैंड में या हॉलैंड जिसे हम लोग कह सकते हैं, वहां पे डच लोगों की शुरुआत की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 के आसपास में बनी थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 18 लोग थे जिन्होंने वो मिलकर बनाई थी। 18 लोगों ने मिलकर बैंक भी खोला था सबसे पहले। तो बैंक नहीं था, जनरली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तरीके से, जिसमें 18 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और व्यापार करने की शुरुआत की। कुछ और लोगों से भी पैसा उसमें अपने में निवेश करने के लिए कहा उस कंपनी में। इसीलिए बैंकिंग की शुरुआत, यानी लोगों से पैसा लेना उधार और उसे फिर व्यापार में लगाना, इसकी शुरुआत नीदरलैंड से होती है या हॉलैंड से, तो भी आप कहना चाहें। इसके बाद वो दूसरे देशों में फैली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उन्होंने देखा कि जो हॉलैंड की या डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ऐसे कर रही है, उन्होंने भी करना शुरू किया। इंग्लैंड में से लोगों से पैसा लेना शुरू किया। अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट को लेके आए इंडिया। एक प्रयास किया गया, सबसे पहले कलकत्ता में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम था शायद अलेक्जेंडर एंड कंपनी करके। इन्होंने एक फाइनेंशियल हाउस खोला। क्या करना था, जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे उन्हीं से पैसा लेके और व्यापार करके जो मुनाफा हो रहा था उस व्यापार से, उसको बाकी लोगों में बांट देना था जितने लोगों ने पैसा लगाया। लेकिन ये फेल रहा। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के नाम से पहला एजेंसी खोला गया, वो फेल हो गया। इसके बाद 1770 के आसपास की कहानी है। इसके बाद ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीत लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं गई, बल्कि वो प्रशासनिक संस्था में बन गई। बंगाल के ऊपर उनका अधिकार हो गया। इसी क्रम में 1806 में उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की सबसे पहले 1806 में। 1840 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक बनाया और 1843 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक बनाया। ये 3 बैंक सबसे पहले खोले गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाए जाने वाले बैंक।
बाद में 1922 में इन तीनों बैंकों को एक जगह मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया 1922 में। 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। वर्ल्ड वॉर की मंदी से उबरने के लिए इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को एक जगह इकट्ठा करके 1922 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ये सरकार का बैंक है। देखो ये तीनों बैंक भी सरकारी बैंक थे, सरकारी ये, लेकिन आजकल के जैसे नहीं थे। जैसे करेंसी नोट छापने का उस समय जो काम करता था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी नुमाइंदे काम करने वाले थे उन सबको सैलरी देने का काम, सरकारी कर्जा इकट्ठा करने का काम, ये सब काम ये तीनों बैंक करते थे। बाद में 1922 में इनको एक जगह मर्ज कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही नेशनलाइज कर दिया गया और आज वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भी सरकार का मुख्य बैंक है। केंद्र सरकार के खाते वगैरह इसी में होते हैं, SBI में। ये पुरानी परिपाटी चली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में धीरे धीरे बैंकिंग की जो शुरुआत हुई वो अंग्रेजों के द्वारा ही की गई। 1860 में जब 1857 में रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट के बाद भारत में 1858 का एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उससे ब्रिटिश सरकार भारत में सर्वसम्मत सरकार बन गई, इसके कंपनियां से हटा दी गई। 1860 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया, एक रूल बनाया, लॉ बनाया इंडिया के लिए कि कोई भी व्यक्ति भारत में निवेश कर सकता था, पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता था। इंग्लैंड से कोई व्यापारी यहाँ निवेश कर सकता था, बागान खरीद सकता था, रेलवे में निवेश कर सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो सकता था। आप उसके में कभी पढ़ेंगे, वहां इसको याद रखना। अब मान लीजिए भारत में अगर निवेश करना हो तो बैंक के माध्यम से करेंगे, नहीं करेंगे? सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी नहीं बैंक खोलने की, यहाँ पे निजी लोगों को भी परमिशन देनी पड़ेगी बैंक खोलने की। मान लीजिए मुझे इंग्लैंड से आके इंडिया में निवेश करना है तो सरकार मुझे परमिशन देगी नहीं बैंक बनाने की। यहाँ पे कैसे करूंगा निवेश? बैंक के माध्यम से करूंगा ना, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी। 1860 में सरकार ने बैंकों में निवेश करने का परमिशन दिया और उसके बाद 1870 से भारत में निजी बैंक खुलने शुरू हो गए। अवर कॉमर्शियल बैंक इसमें पहला बैंक था जो निजी क्षेत्र में खुला। भारतीय पूंजी से बना हुआ जो सबसे पहला बैंक था वो 1905 में पंजाब नेशनल बैंक था। लाला लाजपत राय उसके चेयरमैन भी बने थे। देखो 1905 बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। स्वदेशी आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन की बात थी 1896 में खुला था, लेकिन 1896 में उग्रवादी जो राजनीति थी वो बहुत मजबूत स्थिति में थी। स्वदेशी की स्वराज की बात चल रही थी, इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक बना जो भारतीय पूंजी तथा भारतीय लोग के द्वारा खोला गया। और उसके बाद बाकी के बैंक खुले। 1906 से बैंक ऑफ इंडिया खुला। तो ये बैंकिंग का इतिहास है भारत में। बाद में ये 17-18 सब निजी बैंक थे। हम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, जो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन 1969 में, है ना? 1969 में करा था ना? 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। 82 में किया था, फिर 5 से 6 का। तो 1969 में फिर ये पहले निजी बैंक थे जो आज सब आप सार्वजनिक देखते हो, पब्लिक बैंक देखते हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक या इलाहाबाद बैंक के जितने भी बैंक थे, इन सब पहले निजी क्षेत्र के बैंक थे। बैंक ऑफ बड़ौदा नेशनलाइजेशन के बाद ये प्राइवेट सरकारी बैंक बने 1969 में। तो ये लोग ये बातें कुछ हम लोग लिखने की बात समझ में आ गई। पहले पॉइंट पे लिखते हैं, विश्व में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हॉलैंड में मानी जाती है, हॉलैंड से मानी जाती है। द मॉडर्न बैंकिंग इन द वर्ल्ड
modern banking in the world was started in Holland. यहाँ 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम बैंक की शुरुआत की या प्रथम बैंक खोला। Here, Dutch East India Company established the first bank in 1602. अगले वर्ड से लिखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के पश्चात भारत में भी आधुनिक बैंकों का पदार्पण हुआ। After the East India Company, after the British East India Company came to India, the modern banking was established. The modern banking was started and established. इसी संदर्भ में 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारियों द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। And in this context, Bank of Hindustan was established, was formed by some official of East India Company in 1770. परंतु यह बैंक असफल रहा। But this bank was failed. क्लियर नहीं हुआ? असफल क्यों हो गया होगा? भारत में लोग पैसा हमारे यहाँ पर ना पैसे की कॉन्सेप्ट थोड़ी सी अलग थी। एक तो ये बात थी कि भारत में मोक्ष की प्राप्ति और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ब्याज पर धन लेना देना एक खराब होना जाता तो लोग बचत वगैरह नहीं करते। अगर किसी के पास था भी तो वो क्या करता था, मंदिर को दे देता था कि भाई आप रख लो, आपके यहाँ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि भगवान के घर में चोरी नहीं होती। एक ऐसे भाव में हम लोग जीते थे। इसीलिए मंदिर जो आक्रमणकारी विदेशों से आते थे उनका सेंटर ही रहता था मंदिर, क्योंकि पैसा कहाँ मिलेगा, क्योंकि लोग वहीं रहते थे। तो आक्रमणकारियों ने इसीलिए मंदिरों को लूटा, क्योंकि जहाँ पैसा मिलेगा वहीं जाएंगे। और किसी को क्या करेंगे राजा के पास जाके। एक मंदिर के पास इतना पैसा होता था जितना पूरे भारत के राजाओं के पास, राजा लोग मंदिर से उधार लेते थे पैसा। आपने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में सुना है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सोना है उनके पास, और मुझे एक बात तो आज तक समझ में नहीं आई, तो साईं बाबा बेचारे वो तेल मांगते और वो भी शायद उनको मिलता है या नहीं मिलता। इतनी गरीबी में उन्होंने जीवन दिया कि शायद खाना एक टाइम मिल जाता होगा तो बहुत बड़ी बात है, लोग पत्थर मारते। लेकिन आज एक दिन में उनके मंदिर में 14 क्विंटल सोना चढ़ जाता है। ये हम लोगों का
माइंडसेट था, हम लोगों का काम करने का एक तरीका था। तो हम लोगों का पैसा जमा करने की कॉन्सेप्ट नहीं थी हमारे, इसीलिए बैंक नहीं था। अब ये अंग्रेज कहाँ से लाए पैसा? आरटीओ से कोई इकट्ठा करते। हम लोगों ने सोचा ये कि मंदिर को नहीं देंगे, ये बंद हो गया है, 4 लोगों से बैंक नहीं चलता। अब सरकार ने फिर अपना बनाया 1806 में, तो ये पॉइंट से लिखना 1806 की ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। In 1806, East India Company formed Bengal Presidency Bank। ये कलकत्ता में था, तो ब्रैकेट में आगे कलकत्ता लिखना। अगले पॉइंट से लिखना 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे in 1840 तथा 1843 में 1843 तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की एंड बैंक ऑफ मद्रास was established in 1843 ठीक है। अगले पॉइंट से ये तीनों बैंक पूर्णतः ब्रिटिश सरकार के बैंक थे। These all three banks were completely the banks of British government। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आए वित्तीय संकट के कारण 1921 में इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया has been formed in 1921 by merging all three banks। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से आगे पॉइंट से लिखना, इसी में कंटिन्यूएशन में कालांतर में आजादी के पश्चात 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेटर on 1st July 1955 Imperial Bank of India was nationalized तथा इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। and it was known as State Bank of India।
ठीक है, अगले पॉइंट से लिखें। 1860 के पश्चात या 1860 में लिखिए, 1860 में